आवाज बढ़ा। सर के बाद परीक्षित सियाग सर भी आएंगे, जो 95 रैंक आरएस के अंदर और आईएएस में भी सिलेक्टेड है। और उनके बाद फिर आपको लास्ट में फिर दिलीप सर आएंगे। ठीक है। आवाज आ रही पीछे तक? जो भी लास्ट में बैठे एक बार अगर आवाज आ रही हो तो हाथ खड़ा कर ले। चलो बढ़िया। कैसे हैं सब आप लोग? एक बार आप सबके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा की तैयारी करने के लिए एक सपना देखना, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि सपने हमेशा बड़े होने चाहिए। अभी बाद में दिलीप सर भी आएंगे तो वो भी बताएंगे कि सपना जो है ना वो हमेशा बड़ा होना चाहिए। जितना बड़ा हम सपना देखते हैं ना, वहां तक पहुंचने के लिए अगर हम सपना ही नहीं देखेंगे तो वहां तक पहुंचना तो संभव ही नहीं हो पाएगा। तो मैं अब शुरू करता हूँ, थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पृथ्वीराज परमार है। जालोर डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ मैं, और 2018 की जो वैकेंसी थी उसमें मेरी 56 रैंक थी, और फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। फाउंडेशन बैच में मैंने यहीं से स्प्रिंग बोर्ड से ही जो है वो प्रिपरेशन करी थी। बैकग्राउंड मेरा, मैं इंजीनियरिंग करी, बीटेक करी है। तो जो भी अपना ये राजस्थान वाला या आरएस का जो भी बैकग्राउंड होता है या पोर्शन होता है जिसमें जो तैयारी करनी होती है, तो उससे मेरा सीधा सीधा कोई भी संबंध नहीं था। तो इस मामले में जो है वो कोचिंग का रोल है, कोचिंग का इम्पोर्टेंस है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि हम जो भी स्कूलिंग मेरी होम टाउन से ही हुई है, भीनमाल से हूँ मैं, जालोर डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ नॉर्मल जो अपन पढ़ते हैं 10वीं तक वो है। उसके बाद में जो भी राजस्थान से रिलेटेड या फिर आरएस से रिलेटेड है, अगर साइंस वाला पोर्शन हम हटा दें तो उसके अलावा बाकी जितना भी सिलेबस है वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था मेरे बैकग्राउंड से। तो इसके लिए मेरे लिए पर्टिकुलरली कोचिंग करना बहुत ज़रूरी था। और जब आरएस की कोचिंग करने की बात आती है तो एक ही नाम, किसी को भी पूछ लो एक ही नाम आता है। तो दो चार दोस्तों को पूछा मैंने भी कि भाई कहाँ जाना ठीक रहेगा, क्या है। तो सबसे पहला नाम, जिन भी मैंने चार पांच दोस्तों को पूछा तो उन्होंने एक ही नाम बताया। कौन सा नाम बताया? हाँ। तो सेम यही नई नाम 2017 में मुझे इस तरीके से बताया। तो मैं सेम 2017 में मई जून के टाइम में मेरा हमारा बैच शुरू हो गया था। और इसी तरीके से पूरा पैक्ड बैच था। और वहाँ से मेरी जो है वो जर्नी शुरू हुई थी। तो शुरू शुरू में जो है हमारे मन में बहुत सारे डाउट रहते हैं कि क्या होगा, इतनी सारी भीड़ आती है, इतने सारे लोग आते हैं, कंपटीशन इतना बढ़ गया है, मेरा बैकग्राउंड ये नहीं है, मैं मेरे 10वीं में परसेंटेज कम थे, मैंने अच्छे से तैयारी नहीं करी थी पहले, तो क्या होगा, कैसे नहीं होगा। तो ये सब नॉर्मल है, ये सब सबके साथ में होता है। जब मैं वहाँ बैठ कर के सुनता था, देवयानी मैडम आते थे 2013 टॉपर, आपने अगर नाम सुना हो तो यहाँ से जो भी सिलेक्टेड लोग आते थे तो उनको देख करके मुझे लगता था कि ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। बस करना क्या है कि उनको ध्यान से सुनना है, वो क्या कहते हैं। देखो दिक्कत क्या होती है बताऊँ मैं आपको? दिक्कत ये होती है ना कि यहाँ पे जो बात बताते हैं ना, बहुत नॉर्मल लगती है। हमको ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत ही छोटी सी बात है, ये तो बहुत ही नॉर्मल बात है, इसको तो ठीक है, नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, नहीं भी मानेंगे तो चल जाएगा। हमको लगता है कि आरएस बनना एक रॉकेट साइंस है, जिसके लिए बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग चाहिए। और दिन में कम से कम 50 घंटे तो व्यक्ति के पास होने ही चाहिए, उसके बिना आरएस बना नहीं जा सकता। और दिमाग ऐसा होना चाहिए कि हर एक क्लास में कम से कम 95% बने हो तो ही बन सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक सिस्टमैटिक तरीके से और एक मतलब साइंटिफिक अप्रोच के साथ में अगर हम ध्यान पूर्वक चले ना, और बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हुए हम चले ना, तो आराम से इस जर्नी को तय किया जा सकता है। और वो ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छी तरीके से प्रोवाइड करता है। ये मैंने पर्सनली फील किया है हर स्टेज पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतने सालों से इंस्टीट्यूट चल रहा है। और दूसरा, जो भी सेलेक्ट होते हैं ना बच्चे, वो भी आते हैं। और ये भी सच बात है, सब लोग बताते नहीं है, सब लोग टॉपर्स का चेहरा ही बताते हैं, लेकिन सब सब लोग तो सेलेक्ट भी नहीं होते। तो इस इंस्टीट्यूट का जो रिलेशन है ना, वो जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनके साथ में भी है, और जो सेलेक्ट हुए हैं उनके साथ में भी है। तो यहाँ जो भी आता है पढ़ाने के लिए, वो अच्छी तरीके से ये बताता है कि गैप कहाँ रहता है।
कि कोई बच्चा सेलेक्ट हुआ है तो कोई बच्चा सेलेक्ट क्यों हुआ है, और कोई बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ है तो वो क्यों नहीं हुआ है। तो इसका जो गैप है ना, वो जो यहाँ पे भी स्टेज पे आता है, जो भी बताता है, पढ़ाता पढ़ाता है, वो छोटी-छोटी चीज़ें बताएगा, देखना आपको। आपको बोलेगा कि आप 4 पेपर होते हैं, आपको पता है, सबको थोड़ा बहुत पता होगा, आइडिया होगा, अपने आरएस में 4 पेपर होते हैं, 2 मार्क्स के, 200 मार्क्स के। तो 200 मार्क्स में से बोलते हैं कि फोर्थ पेपर इंपॉर्टेंट है, फोर्थ पेपर इंपॉर्टेंट है, कि फोर्थ पेपर में ग्रामर वाला पोर्शन होता है। अभी किसी को पता नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो जब क्लासेस चलेगी तब वो ऑटोमेटिक सबको पता चलेगा। और सोशल मीडिया का, इंटरनेट का ज़माना है, तो हम सब लोग पेपर वगैरह, सिलेबस वगैरह तो ऑलरेडी डाउनलोड करके रखते हैं, देखते रहते हैं, और काफ़ी लोग कुछ और एग्ज़ाम्स की तैयारी कर भी रहे होंगे तो उनको पता भी होगा। तो अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ में कहीं डाउट आए तो आराम से लेना, अभी तो सेमिनार ही है, एक-एक चीज़ अच्छे से सब बताया जाएगा। तो शुरू से आकर के बोलते हैं कि आप जो है वो थोड़ा-थोड़ा ग्रामर की तरफ ध्यान देना शुरू कर दीजिए। रोज़ का 1 पेज कर लीजिए, रोज़ का 2 पेज कर लीजिए, रोज़ का आकर के रिवीजन कर लीजिए। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम क्लास में सिंसियरली, सबसे पहली तो चीज़ है, क्लास अटेंड नहीं करते हैं। एक और सबसे पहले बात बता दूँ, ये देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ कोचिंग करने वालों का ही सिलेक्शन होता है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि कोचिंग में एडमिशन ले लिया, ये मैं कोचिंग के प्लेटफ़ॉर्म पे खड़ा होके बोल रहा हूँ। कि आप यहाँ पे आ गए तो 100% गारंटी है कि यहाँ पे कोई ये जादू की छड़ी है और सारे आरएस बन जाएँगे, नहीं। आरएस बनते हैं मेहनत से, काबिलियत से। कोचिंग जो है वो आपको एक डायरेक्शन देता है, आप इधर-उधर नहीं भटके, आपको वो दिशा दिखाता है कि आपको मान लो यहाँ से जाना है, हॉस्पिटल जाना है, कोई किसी प्लेस पे जाना है, तो आपको डायरेक्शन बताएगा कि आप वहाँ से चले जाइए, लेफ्ट ले लेना, राइट ले लेना, वहाँ सामने वो आपको वो शॉप पे जाना है, आपको वो मिल जाएगी। और एक अपन ऐसे ही गलियों में ढूँढते हुए, ऐसे ही घूमते हुए जाए, वो डिफरेंस है। नाम स्प्रिंग बोर्ड, स्प्रिंग बोर्ड क्या होता है? स्प्रिंग बोर्ड आपको एक वो थर्स्ट देगा, इनिशियल थर्स्ट देगा, कि आपको आधे रास्ते तक लेकर के जाकर के वो वहाँ पे छोड़ देगा। उसके बाद में आपकी मेहनत है, आपकी कंसिस्टेंसी है, आपका वो डेडिकेशन है, और आपकी वो लगन है कि मुझे नहीं, मेरे को ये जो है ना, इस फील्ड के अंदर में मेरे को अच्छा करना है, मेरे को अच्छा इसमें बनना है। तो वही चीज़ डिफरेंशिएट करती है। कोचिंग करने का मैं अपना रीज़न बताता हूँ। मैंने बताया, मेरा बैकग्राउंड ऐसा था कि जब 2017 में कोचिंग करने में आया था, अगर मुझे कोई पूछ लेता कि राजस्थान में ज़िले कितने हैं, तो मैं नहीं बता पाता कि 33 है कि 28 है कि पता नहीं कितने हैं। तो इसलिए मेरे लिए पर्टिकुलरली कोई गाइड करने वाला, डायरेक्ट करने वाला कि आप इस तरीके से तैयारी करो, इस तरीके से तैयारी करो, ऐसा करने वाला कोई
नहीं सही में इसमें डेडिकेशन है और ये पढ़ाई करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसके साथ में दोस्ती करोगे तो आपको भी वो साथ में लेके जाएगा। और कभी भी मन में ये नहीं रखना कि मेरे को ये चीज़ पता है, मैं इसको नहीं बताऊंगा, क्या पता ये क्वेश्चन में आ जाएगा। हमारा कंपटीशन पूरे राजस्थान में जो 5-7 लोग बैठते हैं उनसे है। लेकिन हमको ये नहीं, हमारे मन में हमारी साइकोलॉजी ऐसी बन जाती है कि नहीं, पास वाले से 1 नंबर ज़्यादा लाना है, पास वाले से 1 नंबर ज़्यादा लाना है। ठीक है? तो वो वाली साइकोलॉजी रखनी नहीं है। ठीक है? रिवाइज़ डेली करना, डेली रिवीजन करना। जो भी पढ़ाएँगे बिल्कुल एलकेजी, यूकेजी पहली दूसरी वाली बात बता रहा हूँ मैं आपको, पहले ही बोला मैंने कि जब बताएँगे ना तो आपको लगेगा कि क्या बता रहा है ये सब मतलब क्या आरएस बनने के लिए ये सब बातें बता रहा है क्या? तो इसलिए रिवाइज़ डेली करना है, जाना है। कैसे रिवाइज़ करना है? बिल्कुल लेमैन तरीके से बताता हूँ। नोटबुक खोलना है, पहले दिन पढ़ाया होगा, यहाँ पे क्लास में भी रिवीजन कराते हैं। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ की यही है, जो डिफरेंशिएट करती है बाकी जगह को इस जगह से, कि उनको पता है कि यहाँ के सिस्टम में ये इनहेरेंटली डेवलप हो चुका है कि ये चीज़ वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, बच्चा जो है वो याद नहीं कर पाएगा घर पे जा कर के। तो इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है टीचर्स ने अंदर से, दिलीप सर ने इतनी सालों की मेहनत से, अपने अनुभव से और अपने दिमाग से, अपनी स्मार्टनेस से, कि किस तरीके से क्लास के अंदर में ही बच्चे को ये जो कंटेंट है वो इतनी आसानी से, मतलब माँ कैसे चम्मच से बच्चे को दूध पिलाती है, उस तरीके से जो है वो अच्छे से इनहेरेंटली आपके अंदर में कंटेंट चला जाए। तो जब हम घर पे जाकर के वो वापस कंटेंट रिवाइज करते हैं ना तो जोर नहीं पड़ता। और वही सेम चीज है ना, आपको अगर बिना क्लास लिए सीधे नोट्स लेकर के आप पढ़ोगे ना, बहुत मुश्किल होती है। आरपीएससी का खेल मैं बताता हूँ आपको, फैक्ट पे बहुत ज्यादा चलता है। हमारे एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने अगर पेपर देखा होगा तो, और सीधा सीधा फैक्ट पूछते हैं उसमें। तो उन फैक्ट के साथ में कंफर्टेबल आप तभी हो पाओगे जब आपको थोड़ा रटने की क्षमता होनी चाहिए। अगर ये किसी के दिमाग में गलतफहमी है कि यहाँ तो मतलब स्मार्ट होना पड़ता है और बहुत वो इस तरीके से ये होना पड़ता है, वही आरएस बन पाते हैं, और कुछ लोगों के कि सर मेरे को तो याद नहीं रहता, याद नहीं होता, तो वो यहाँ पे नहीं है। याद तो करना पड़ेगा, और याद तो इस तरीके से करना पड़ेगा, मैं डायरेक्टली बोलता हूँ कि रटना पड़ेगा। ये जो है वो जनसंख्या है तो ये याद करनी पड़ेगी, ये अलग अलग टॉपिक्स हैं हमारे, आप सिलेबस देखोगे उठाओगे, अभी मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि सब लोग कंफर्टेबल नहीं हो शायद। तो ऐसा नहीं है कि भाई बिना रटे काम चल जाएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन है। रटने का भी कॉम्बिनेशन है जो 2 मार्क्स के सवालों में पूछा जाता है, 5 मार्क 10 मार्क के सवालों के अंदर में आपको इंटीग्रेटेड पूछा जाता है, फैक्ट्स के साथ में आपका पर्सपेक्टिव, आपकी अप्रोच, वो यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ में डेवलप की जाती है। तो दूसरा पॉइंट, रिवाइज करना है। ठीक है? रोज का रोज रिवाइज करना है। कंपाइल होता चला गया, बढ़ता चला गया, नहीं हो पाएगा, फिर एक किताब, एक सब्जेक्ट छूटेगा, 2 सब्जेक्ट छूटेगा, फिर बाद में लगने लगेगा कि नहीं हो पाएगा। सिलेबस वाली बात कर ली मैंने, सिलेबस होना चाहिए, सिलेबस को बार बार देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको बार बार देखना है और उनको अच्छे से करना है। ठीक है? थोड़ा मुश्किल लगेगा, शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा, क्योंकि अगर आपको उपखंड अधिकारी बनना है, एसडीएम बनना है, मतलब आरएस बनना है, तो थोड़ी तो आप में जज्बा होना चाहिए, थोड़ी तो मुश्किलों के सामना करना पड़ेगा ना, तभी तो जा कर के बन पाओगे। क्या, एक जयशंकर प्रसाद की एक पंक्तियां है कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। तो तो अगर धाराएं प्रतिकूल होगी और आपके सामने समस्याएं आएगी, आप उसको सॉल्व करोगे, और जब आप एसडीएम बनोगे, देखो ये टेस्ट होते हैं ना, ये डिजाइन होते हैं ना, ये बहुत सालों की रिसर्च करने के बाद में एक एग्जाम पेपर को डिजाइन किया जाता है। इस पेपर के अंदर में इतने सारे सब्जेक्ट क्यों है? क्यों? क्योंकि एक उपखंड अधिकारी को, एक एसडीएम को 50 डिपार्टमेंट के साथ में डील करना पड़ता है। तहसीलदार के साथ में उसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट को डील करना पड़ता है, एन एक्सएन बिजली विभाग के साथ में उनको उनका डील करना पड़ता है, हॉस्पिटल के साथ में उनको उनका डील करना पड़ता है। तो हर डिपार्टमेंट का उसको थोड़ा 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 आइडिया होना चाहिए। इसलिए हमारे साइकोलॉजी भी है, बिहेवियर भी है, साइंस टेक भी है, हिस्ट्री भी है। हिस्ट्री क्यों है सारे राजस्थान की?
क्योंकि हमारी पोस्टिंग अलग अलग जिलों में अलग अलग जगह पे होगी, अलग अलग डायलेक्ट्स होंगे उनके। अगर हम उनकी रीति रिवाजों परंपराओं को नहीं जानेंगे तो उनके साथ में कैसे डील करेंगे? उनकी उनके उनके मनोभावों को नहीं समझ पाएंगे। कहीं पे दंगा हो गया है वहां पे, हम कैसे समझा पाएंगे? तो इस तरीके से इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए इस तरीके के सिलेबस को डिजाइन किया गया है, और वो यहाँ पे अच्छी तरीके से आपको बताएंगे कि कैसे डील करना है। ठीक है। तीसरी चीज होती है टेस्ट। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा। अगर मैं पूरे प्रोसेस में किसी चीज को इंपॉर्टेंट मानता हूं आरएस की तैयारी में, तो वो है टेस्ट। क्यों है? एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। जैसे यूसेन बोल्ट है, मान लो, ठीक है। हमारे साथ में प्रॉब्लम क्या होती है वो मैं आपको पहले बताता हूँ। हम क्या सोचते हैं, जैसे पहले दिन हमको कोई टॉपिक पढ़ाया, कोई XYZ टॉपिक पढ़ाया, टॉपिक पढ़ाते हैं, क्लास में अच्छा फील होता है क्योंकि टीचर्स को इतना एक्सपीरियंस है, वो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, उनको पता है कैसे पढ़ाना है, और वो आधी से ज़्यादा चीज़ आपको क्लास में याद करवा देते हैं, 100% करवा देते हैं। ठीक है। हम सोचते हैं कि ये टॉपिक याद है, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है ना, ये टॉपिक तो मेरे को करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। और हम जो है वो उसको रिवाइज नहीं करते हैं, उसको लिखते नहीं है, और टेस्ट देने आते नहीं है क्या? और मैं एग्जांपल दे रहा था यूसेन बोल्ट का, क्योंकि वो अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपको। मान लो यूसेन बोल्ट जो है वो रनर है, आपको ज़्यादातर लोगों को सबको ही पता होगा। तो अगर वो सोचे कि चलो एक लिस्ट निकाल लेते हैं अब तक किस किस रनर ने कितने सेकंड में रेस पूरी करी है, कि चलो इसने 10 में की थी, 8 में की थी, ठीक है। अगर मेरे को करना है तो फलाना फलाना 8 सेकंड 9 सेकंड के अंदर में मेरे को इस रेस को कंप्लीट करना है। और वो ऐसे बैठ के सोचे, यहाँ स्टार्ट हुआ, रेडी स्टेडी गो, और दिमाग के अंदर में 8 सेकंड में पूरी कर ली, तो वो क्या वर्ल्ड चैंपियन बन पाएगा? बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा ना। क्यों नहीं बन पाएगा? प्रैक्टिस नहीं करी, दिमाग में दौड़ ली रेस उसने, दिमाग में ही उसने आंसर भी लिख दिया, और दिमाग में ही चेक करके 10 में से 10 नंबर खुद को दे दिए। क्या? हम वहां पे दिक्कत करते हैं। चैलेंज सबसे बड़ा क्या होता है? चैलेंज ये नहीं होता है कि बच्चे को याद नहीं होता है या बच्चा मेहनत नहीं करता है, बच्चा प्रोसेस को फॉलो नहीं करता है। और प्रोसेस यहाँ पे इतनी अच्छी तरीके से इंटीग्रेटेड किया हुआ है ना। अभी क्लास शुरू होगी, 15-20 दिन के बाद में टेस्ट शुरू हो जाएंगे, और आपको लगेगा शुरू में अच्छा लगेगा, और मतलब टेस्ट देने लगोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके फ्लो में आएगा। लेकिन हम प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं, प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं, तो इस वजह से हम पीछे रह जाते हैं। एक टेस्ट लगता है कि यार अगली बार दूंगा, इस बार तो तैयारी नहीं है। तैयारी तो वहां पे जब 2 दिन में 12 घंटे लिखना होता है, आपको पता है, 9 से 12, और फिर वापस 1 से 4 बजे तक, फिर अगले दिन वापस 10 से 1 बजे तक, सॉरी, और 2 से 5 बजे, 3-3 घंटे का, एक दिन में 6 घंटे, अगले दिन 6 घंटे में 12 घंटे लिखना होता है 2 दिन में। पता है ना आपको, मेंस के 4 पेपर होते हैं, 2 दिन में होते हैं, एक दिन में 2 पेपर होते हैं। ठीक है ना। तो जिस व्यक्ति ने 12 महीने में 12 घंटे नहीं लिखा, वो 2 दिन में 12 घंटे लिख पाएगा क्या? और वो भी प्रेशर सिचुएशन में, वो भी ऐसी सिचुएशन में जहाँ उसको सोचना होगा कि मैं कैसे लिखूं, कैसे स्टार्ट करूं, उस टेंस सिचुएशन के अंदर में। तो कैसे किया जा सकता है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल से ही 12 घंटे लिखना शुरू कर दो, नहीं, 12 मिनट से शुरू तो करो। एक क्वेश्चन लिखना शुरू करो, 12 मिनट से शुरू करोगे तब जाके 12 घंटे तक पहुंचोगे। और वो हमको सोचना नहीं है। सबसे अच्छी चीज कोचिंग का बेनिफिट सबसे अच्छा यही तो है कि यहाँ पे इंटीग्रेटेड पूरा पूरा मसाला है ना, तैयार किया हुआ है, वो सारा आपके सामने परोस देंगे। और जो यहाँ कहते हैं ना, मैंने, मेरा पर्सनली बता रहा हूँ कि मैंने ब्लाइंडली उसको फॉलो किया कि हाँ ऐसे ये बता रहे हैं। और जो टॉपर आते थे वो भी, मैं उनसे भी बात करता था तो वो भी बताते थे कि हाँ ये इस तरीके से इन चीज़ों को फॉलो करना है। तो वो दिमाग में हमेशा क्लियर रखना। क्योंकि अभी क्या है कि पहले तो कोई जमाना था जब मटेरियल कम हुआ करता था कि इसका टॉपिक कहाँ मिलेगा, उसका टॉपिक कहाँ मिलेगा। लेकिन अब सोशल मीडिया वाले ज़माने में, रूमर्स वाले ज़माने में, मटेरियल तो हो गया है ज़्यादा। ठीक है। और इतना हमारे दिमाग की कैपेसिटी होती नहीं है कि हम उसको इतना ग्रैप्स कर पाए। तो होता क्या है कि अब राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा है, ठीक है। तो कुछ सवाल तो ऐसे होंगे ना कि किसी को भी नहीं आने चाहिए। आपको पेपर बनाने दिया जाए आरएस का, मान लो, आप सोचो, तो आप कुछ सवाल ऐसे नहीं रखोगे सोच करके कि यार ये सवाल तो कोई मजाल है किसी की कि ये सवाल कर सके, करके बता सके। आप रखोगे कि नहीं रखोगे?
उस परीक्षा का मान के रखने के लिए रखोगे कि नहीं रखोगे ऐसे कुछ सवाल को? तो वो इसीलिए रखते हैं और बस आ जाते हैं कि सर ये सवाल तो आपके नोट्स में नहीं था, ये सवाल तो कहाँ से आया, ये सवाल तो पढ़ाया नहीं, ये सवाल तो बताया नहीं। तो इस तरीके की रूमर्स बहुत सारी चलती रहती है, लेकिन जो सेलेक्ट होते हैं, मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। कितने नंबर का पेपर होता है अपना मेंस का? 800 नंबर का होता है। मेरे 410 नंबर थे, ठीक है, 410 पॉइंट समथिंग कुछ कुछ नंबर थे, ठीक है। कितने परसेंट हुए? लगभग 50%, ठीक है। 800 में से 750 तो लाने थे नहीं, ठीक है। तो अगर 50-60 नंबर का पेपर अगर कहीं इधर उधर से आ भी गया होगा, और वो भी ऐसे सवाल, सारे ऐसे सवाल नहीं होते, कुछ पर्सपेक्टिव वाले सवाल भी होते हैं, थॉट प्रोसेस वाले सवाल भी होते हैं। तो जब हम इस पूरी जर्नी के दौरान साल 1.5 साल पढ़ते हैं ना, तो हमारा एक माइंडसेट डेवलप हो जाता है कि हम उन क्वेश्चंस को भी टैकल करने की स्थिति में आ जाते हैं, जो कि फैक्चुअल नहीं है। 2 मार्क्स के सवाल की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ सीधा-सीधा फैक्ट पूछा है। सीधा-सीधा कोई फैक्ट पूछा है तो वो नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अपने को नहीं आ रहा है तो किसी को भी नहीं आ रहा है, ठीक है। रेस होती है ना, तो रेस के अंदर में ऐसा नहीं है कि मेरे को जो है वो इतने पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट करना है, दूसरों से आगे रहना है हमको, दूसरों से आगे रहने वाला खेल है। तो अगर टेस्ट नहीं लिखोगे तो वो आपका फ्लो नहीं बनेगा, फ्लो नहीं बनेगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। दूसरा ये है कि नहीं आता है तो भी आकर के बैठ के लिखो उसको, और ईमानदारी से लिखो, खुद के प्रति ईमानदार रहो। खुद के प्रति ईमानदार रहोगे ना, तो अपने आप आपको धीरे धीरे रास्ते चलते निकलते चले जाएंगे। और यहाँ का स्टाफ या फैकल्टी हो, बाकी सब स्टाफ हो, मैनेजमेंट हो वगैरह हो, वो इतना कॉर्डियल है और वो इतना सपोर्टिव है कि आपको कोई भी तरीके की प्रॉब्लम आएगी ना, तो वो यहाँ पे इतने टाइम से सिस्टम को चला रहे हैं कि वो आपकी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। लेकिन आपको अपनी तरफ से 100% देना है। आपको एक भी जो है ना वो पीछे नहीं हटना है, एक, ठीक है। थोड़ा बोर हो रहे हो क्या? वो की वो बातें रिपीट हो रही है क्या? तो एक कहानी सुनाता हूँ, कहानी सुनोगे? एक कहानी सुनाता हूँ, चलो ठीक है। कछुए और खरगोश वाली कहानी सुनिए। अरे यार, मेरे को तो वही आती है। 2-3 बार सुन ली क्या? 2-3 बार सुन ली क्या? अच्छा, तो वो वही वही सुन, मेरे को तो वही आती है तो वही सुनाऊंगा मैं तो, ठीक है। तो कछुए और खरगोश वाली कहानी सुनी आपने, कि कछुआ और खरगोश रेस लगाते हैं। खरगोश जो है वो रास्ते में ओवर कॉन्फिडेंट होता है कि क्या है, मुझे तो याद है, मैं तो लिख दूंगा। और खरगोश जो है, कछुआ जो है वो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो वो रेस जीत जाता है। क्या सीख मिलती है इससे? कंसिस्टेंसी। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कंटिन्यूली आप काम करोगे ना, तो ही आप जो है वो इस मुकाम तक पहुंच पाओगे जो आप अभी सपना देख रहे हो। यकीन मानिए, मैं भी इस डायस के उस तरफ बैठा था, मैंने भी इसी तरीके से सेमिनार अटेंड किया था। 2017 में मेरा बैच PCM 9 मेरा बैच था, और मेरे बैच से जो भी हम लास्ट तक जो भी टेस्ट लिखते थे ना, वो सब लोग सफल हुए, वो सब लोग आज सर्विस में है, ठीक है। जैसा कि ये बता रहे थे कि उसके और पार्ट हैं, तो कछुआ और खरगोश वापस मिले, उन्होंने कहा चलो वापस रेस लगाते हैं। उन्होंने वापस रेस लगाई। इस बार खरगोश को पता था सोना नहीं है, सोऊंगा तो ये आगे निकल जाएगा। तो खरगोश जो है वो सोया नहीं, रेस कंप्लीट कर ली उसने। अपनी गलतियां है ना, वो ध्यान में रखना है, गलतियों से सीखना है, गलतियां करने से घबराना नहीं है। टेस्ट में आंसर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, घर पे लेके जाओ, उसको वापस चेक करो, नोट्स निकालो, दोस्तों से पूछो, टीचर्स से पूछो। गलतियों को दोहराना नहीं है, हर बार नई गलती करो, माफ है, लेकिन सेम टू सेम गलती नहीं करनी है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो सवाल या उसके इर्द गिर्द कोई सवाल वापस अगर आता है, वो हमारा गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसका पार्ट 3 सुनो। वापस कछुआ और खरगोश मिलते हैं, वापस रेस लगाते हैं, लेकिन उन्होंने अब ट्रैक जो है ना बदल दिया। दोनों रेस लगाते हैं, आगे जाके खरगोश को रुकना पड़ता है, बीच में नदी आ जाती है। कछुआ अपना पीछे पीछे आता है, नदी पार करता है, चला जाता है, कछुआ जो है वो जीत जाता है। अपनी स्ट्रेंथ है ना, उसके ऊपर ध्यान दो,
कि मुझे सुबह उठ करके पढ़ने में मेरा मेंटली ठीक रहता है और मुझे अच्छा लगता है, वहाँ मुझे ग्रैप्स करने में मज़ा आता है, वहाँ मुझे पढ़ाई करने में अच्छा लगता है और मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है, मुझे इस तरीके से पढ़ना है। तो वो अपनी हर व्यक्ति अलग होता है। हर जो व्यक्ति यहाँ पे आएगा ना, अपनी जो भी सक्सेस स्टोरी है या जो सिलेक्शन का जो भी है ना वो बताएगा ना, वो अलग-अलग बताएगा। तो हर इंडिविजुअल है वो अलग है। अपनी स्ट्रेंथ क्या है कि मेरे को पॉलिटी अच्छी लगती है, चलो ठीक है मैं पॉलिटी को कम टाइम दूँगा कि वहाँ पे मेरे को कम ज़रूरत है, लेकिन मेरे को एथिक्स में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। तो वो अपना-अपना स्ट्रेंथ, अपनी-अपनी वीकनेस जो है वो अच्छी रखनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है? फिर फिर वापस कछुआ और खरगोश वापस मिलते हैं कि अब एक फ्रेंडली मैच करते हैं कि लास्ट एक जो है वो, तो दोनों मिलते हैं। अब इस बार जमीन पे खरगोश जो है वो कछुए को पीठ पे बिठा लेता है, दोनों रेस करते हैं। पानी आता है, नदी आती है, नदी में कछुआ चला जाता है, खरगोश उसकी पीठ पे बैठ जाता है और दोनों साथ साथ में रेस पूरी करते हैं। दोस्त ऐसे बनाना जो आपके साथ में आपके लो टाइम में आपका साथ दे सके। आपकी जो वीकनेस है वो उनकी स्ट्रेंथ हो, उनकी जो स्ट्रेंथ है आपकी वीकनेस हो। मेरा बैकग्राउंड साइंस का बैकग्राउंड था, मुझे ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट्स कम आते थे, तो मैंने कुछ ऐसे सिंसियर दोस्त बनाए जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से थे, आर्ट्स बैकग्राउंड से थे। उनसे मैं डिस्कशन करता था कि यार इसमें आप कैसे करते हो, इसको कैसे याद करें, इसमें इम्पोर्टेंट क्या होता है? अच्छा ठीक है, तू ये कल पढ़ के आना, मैं ये पढ़ के आऊँगा। अच्छा मैं ये कल आंसर लिख के आऊँगा। मेरा बीटेक किया हुआ था, अ, मीडियम की कोई दिक्कत नहीं थी, इंग्लिश भी वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग था, तो अगर उसके इंग्लिश वाला पोर्शन थोड़ा वीक था, तो मैं उसकी उसमें मदद करता था कि ये ऐसे पढ़ ले, इसमें ऐसे होता है, इसमें ऐसे कर सकते हैं। तो दोस्त हमेशा अच्छे बनाना। क्यों? क्योंकि ये जो जर्नी है ना, ये एक तरीके से आपकी हार्ट बीट की तरीके से मूवी में बताते हैं ना, वो आदमी मरने वाला होता है तब वो पहले जिग-जैग चल रही होती है और फिर फ्लैट हो जाती है। फ्लैट होती है तो क्या होता है? गया। तो फ्लैट जो लाइन जिंदगी में कभी हो ही नहीं सकती है, चाहे आप किसी भी मुकाम पे चले जाओ, आप सिलेक्शन होने के बाद में भी आपको लगता है कि सब कुछ फ्लैट हो जाएगा, नहीं होगा। उतार चढ़ाव तो जो है वो जीवन में चलेंगे ही चलेंगे और चलते भी रहने चाहिए। आप हमेशा खुश रहते हो तो भी प्रॉब्लम है और अगर हमेशा दुखी रहते हो तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, कभी कभी लगेगा कि ये एग्जाम तो कुछ भी नहीं है, हिमालय को भी मैं तो पार कर जाऊंगा, इतनी एनर्जी होगी आप में, इतना आप में मजबूती होगी, इतना आप में आत्मविश्वास होगा। और कभी-कभी लगेगा कि क्या मतलब इस दुनिया के अंदर में सबसे निराश और हताश व्यक्ति तो मैं ही हूँ। तो दोनों स्थिति के अंदर में हमको स्थित प्रज्ञ रहना है। गीता का एक कॉन्सेप्ट है स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ का मतलब होता है कि बड़ी से बड़ी सफलता मिल जाए तो भी फूल के गुब्बारा नहीं होना है और मतलब गर्त में भी चला जाए तो भी ये नहीं होना है। तब तब भी यही सोचना है कि इससे बुरा तो क्या ही होगा, अब तो इससे तो मुझे आगे ही जाना है। ये एटीट्यूड रखोगे क्योंकि जर्नी है ना लंबी है। शुरू में हमको लगता है कि ठीक है कुछ महीने में मैं कर लूंगा, तो शुरू में जोश अच्छा होता है, ग्राफ ऊपर चलता है, ग्राफ ऊपर चलता है, ग्राफ ऊपर चलता है, ठीक है, फिर कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, फिर धीरे धीरे ग्राफ नीचे आता है। ठीक है, बीच बीच में आपको यहाँ पे टॉपर्स भी आते रहेंगे जिन्होंने देखो, टॉपर्स वगैरह वो होना तो ठीक बात है। अब फर्क क्या है मैं बताऊं आपको कि आप जिस रास्ते पे चलने वाले हो ना, मैं उस रास्ते पे ऑलरेडी चल चुका हूं, बस इतना ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो एक्सपीरियंस को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। इसीलिए जब दिलीप सर कुछ बोलते हैं या बात बताते हैं ना, और वो बहुत स्मार्ट लोग हैं, वो मतलब मैं जितना एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ ना, वो उतना एक्सप्लेन करके बहुत ही आसानी से आपको बताएंगे, लेकिन हम क्या अटेंटिव नहीं होते हैं, हम क्या उनकी बात को कैच नहीं करते हैं। राजवीर सर आपको पढ़ाएंगे तो मतलब हंसी मजाक में छोटी छोटी बातों के अंदर में आपको ऐसे ऐसे जटिल टॉपिक आपको याद करवा देंगे कि आप अगर वो बिना क्लास लिए कभी याद करने की सोचोगे ना तो पसीने आ जाएंगे। मतलब आप अगर मेरी कोई 2-4 क्लास बीच में छूट गई थी, तो मैंने सर से रिक्वेस्ट करके सर ने कहा कुछ नहीं है, पढ़ ले, तूने पूरी क्लास करी हुई है। सर मैं कहा सर ये 4 दिन बीमार था, आ नहीं पाया, अब सर ये क्या करूं? तो ऐसे ही बताया, मैं कहा सर मेरे क्लास में बैठ जाता हूँ। ठीक है, पढ़ा हुआ था, लेकिन वो खाली क्लासरूम में बैठ जाने से जो है ना वो मेरा सारा वापस कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं यार अब इसमें से कोई भी सवाल आएगा ना तो मैं इसका जो है वो आंसर कंप्लीट कर लूंगा। तो
हम जो है ना वो बात मानते नहीं है। बात मानना जरूरी है, क्योंकि वो एक एज होती है जब स्कूल में होते हैं, तो अब लगता है कि अब ये तो क्या ही बताएंगे, ये तो क्या ही हमको बताएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें होती है, तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखोगे और अच्छे से इनके ऊपर में वर्क करोगे ना, तो जो है वो आपको सफलता जरूर मिलेगी। कंसिस्टेंसी रखना, एक बात बताई मैंने। दूसरा, पेशेंस रखना। एग्ज़ाम लंबा होता है। मैंने 2017 मई में एडमिशन लिया था, 2018 में मेरा प्री हुआ था, 2019 में मेंस हुआ था, 2020 में मेंस का रिजल्ट आया था। ठीक है, वो भी एक माइलस्टोन है कि 2020 में मेंस का रिजल्ट आया था। यूं नहीं तो 2020 में तो कुछ हुआ ही नहीं, बताए क्या। तो 2020 में मेंस का रिजल्ट आया था और 2021 में इंटरव्यू हुए और फाइनली जो है वो रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर हुआ। तो ड्यूरेशन लंबा होता है, तो इस ड्यूरेशन के अंदर में शुरुआत में जोश ज़्यादा रहेगा, कम होगा, लेकिन अच्छी कंपनी बना के रखना और जो है वो अच्छे से चलना। एनवायरनमेंट आपका यहाँ पे अच्छा मिलेगा, टेस्ट वगैरह होते रहेंगे, कम नंबर आएंगे, ज़्यादा नंबर आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं समझ रहा हूँ, इशारा समझ रहा हूँ मैं। ठीक है, वैसे जो मैं लिख के लेके आया था ना वो हो भी गया। ठीक है। तो अभी हाँ, तो अभी मेरे बाद में परीक्षित सर आएंगे। आरपीएस है 95, फिफ्थ रैंक है, आरएस 2018 में, आईएएस में सेलेक्टेड है। ध्यान से सुनना उनकी बात को, क्योंकि जो आईएएस में सेलेक्ट होते हैं उनका पर्सपेक्टिव, थॉट प्रोसेस और बहुत हाई थिंकिंग होती है, और उन वो छोटी छोटी बातों के अंदर में बहुत बड़ी बड़ी बातें करके जाते हैं। ठीक है, और सबसे लास्ट में आएंगे दिलीप सर। उनकी बात को ध्यान से सुनना, अच्छे से एक एक बात को नोट करना, क्योंकि अगर उनकी बातों को आपने प्रैक्टिकली जीवन में फॉलो कर लिया ना, तो फिर आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत आसान है जर्नी। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सबके लिए एक बार बहुत जोरदार से तालियां बजा दीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। अभी दिलीप सर आ रहे हैं, तो खड़े होकर जोरदार तरीके से स्वागत कीजिए। जोर से तालियां।